स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट को समझने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। ठीक है, चार्ज का मतलब कि कंपनी को जो चीज़ें, फर्म को जो चीज़ें प्रॉफिट है तो देनी ही देनी है। ठीक है, उन एक्सपेंसेस के लिए जो तुम्हें लॉस में भी देने पड़ेंगे। मतलब अगर आपकी फर्म को लॉस हुआ तो तुम उन एक्सपेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू पे इट। ये आपके लॉस को और बढ़ा देंगे। तो इनको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसीलिए इन्हें अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट भी आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ये एक चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज क्यों है? पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा लोन दिया है। ठीक है, जैसे फर्म को फंड्स की ज़रूरत हो गई तो पार्टनर ने कहा कि चलो तुम बाहर वाले से क्या ही आप लोन लोगे, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको लोन दे देता हूँ। उसने कैपिटल नहीं दिया, उसने आपको लोन दिया है, तो आपको अब उसे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने किसी बाहर वाले से लिए होते तो आप उसको ये थोड़ी कह सकते थे कि लॉस में भी जो है हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आपके उसमें इंटरेस्ट का कि कितना देना है, तो सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि द पार्टनर कैन डिमांड 6% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इफ इट इज नॉट गिवन इन डीड। अगर डीड में नहीं है या पार्टनर के बीच में डीड ही नहीं है तो भी वो 6% क्यों मांग कर सकता है? क्योंकि उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसमें मेंशन है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो 6% इंटरेस्ट की डिमांड कर सकता है, चाहे फर्म लॉस में भी हो। इसलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सेम लॉजिक होता है रेंट टू अ पार्टनर। ठीक है, अब जैसे कोई पार्टनर है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है और उसने बिजनेस को बोला कि आप इसे यूज कर लो, बाहर वाले से किसी से रेंट पे करने की बजाय आप मुझे ही पे कर देना। ठीक है, तो सेम लॉजिक है, लॉस है तो भी वो, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर किसी आउटसाइडर से लेते तो उसको भी तो रेंट देते, तो रेंट टू अ पार्टनर भी आपका चार्ज ही होता है। ठीक है, तो एक ये है मैनेजर कमीशन। अगर आपने किसी मैनेजर को कमिटमेंट किया है कि अगर प्रॉफिट होता है तो हम आपको 10% का जो है इंटरेस्ट ऑन कमीशन ऑन प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो अब ये तो वैसे एप्रोप्रिएशन है। अगर आपने 11th में फाइनल अकाउंट ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि अगर लॉस होता है तो हम मैनेजर को कमीशन नहीं देते, क्योंकि बेटा देखो, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें सारे एप्रोप्रिएशंस आते हैं, लेकिन वो एप्रोप्रिएशंस आते हैं जो बिटवीन फर्म एंड पार्टनर हुए हैं, और मैनेजर तो आउटसाइडर हो गया। इसलिए मैनेजर का कमीशन भी हम जो है ये समझ लेते हैं कि वो चार्ज है। वो चार्ज नहीं होता, पर वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। फिर फोर्थ चीज होती है इंटरेस्ट ऑन लोन, interest received on loan given by firm to the partner। ठीक है, मतलब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि हमने पार्टनर को अब लोन दिया है। देखो, एज अ पार्टनर के पास राइट बनता है, वो ड्राइंग कर सकता है, वो चाहे तो कैपिटल विड्रॉन भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने फर्म से लोन लिया।
और अगर वो फर्म से लोन ले रहा है, ठीक है, तो जो है वो हो सकता है अगर डीड में लिखा हो, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर डीड में लिखा है तो फिर वो पार्टनर आपको इंटरेस्ट देगा, इस इंटरेस्ट से प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ये चार्ज कैसे होगा? ये चार्ज नहीं है बेटा ना, एक्चुअली में हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन के मीनिंग को समझना पड़ेगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि मैंने अभी कहा, बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन के बीच में होता है, लेकिन वो वाले ट्रांजैक्शन जो पार्टनर ने एज अ पार्टनर किए हैं, एज अ ओनर किए हैं। तो जैसे ये लोन है, लोन उसने एज अ पर्सन दिया है ना, नहीं तो वो कैपिटल देता। यहाँ उसने हमसे पैसा उधार लिया है, ठीक है, लाइक अ नॉर्मल पर्सन उसने हमसे उधार लिया, नहीं तो वो ड्राइंग कर सकता था, वो कैपिटल विड्रॉन भी कर सकता था। इसलिए ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, ये तो चार्ज नहीं है पर फिर भी ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन उसने एज अ पर्सन किया है, एज अ पार्टनर नहीं किया है। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनको हम बोल देते हैं कि ये चार्ज है, हम वैसे समझा देते हैं कि ये चार्ज है। ठीक है, अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सिर्फ वही चीजें आएंगी विच आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, चार्ज का अपोजिट होता है, मतलब जो तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट में ही देनी है। इफ द फर्म इज इन लॉस तो ये चीजें नहीं दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज हमें पता होनी चाहिए कि पार्टनरशिप दो तरह की होती है, पार्टनरशिप विद एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप विद डीड। पार्टनरशिप विद एग्रीमेंट मतलब देयर इज ओनली ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, एंड पार्टनरशिप विद डीड मीन्स कि पार्टनर ने डीड बनाई है रिटर्न कि पार्टनर को क्या क्या मिलेगा। अगर आपके बीच में डीड नहीं है तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं, which state that the partner is entitled to receive equal share in profit and 6% interest on loan, जो कि सेक्शन 37 हमें प्रोवाइड करता है, इफ ही प्रोवाइड एनी लोन टू द फर्म। तो यही दो चीज़ों के लिए वो एंटाइटल है, बाकी हम कुछ भी नहीं देते। ठीक है, तो अगर डीड है तो पार्टनर को तभी आईओसी मिलेगी। आईओसी को हम जनरली एप्रोप्रिएशन मानते हैं। कोई एक्टिव पार्टनर है तो वो सैलरी की डिमांड कर सकता है, कोई एक्टिव पार्टनर है तो ही कैन आस्क फॉर कमीशन। ज़्यादा उसके कॉन्टैक्ट हैं, वो कहता है मैं ज़्यादा सेल कराता हूँ तो मुझे अपनी सेल्स पे कमीशन चाहिए, या मैं ज़्यादा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन इसके लिए डीड होनी चाहिए ना, फिर बाकी के पार्टनर को क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो आपको डीड बनानी चाहिए। अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहते हो, इसीलिए आपने डीड नहीं बनाई है। तो ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स उसने, देखो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, लेकिन ये लोन था, उसने एज अ पर्सन यहाँ उसने ड्राइंग्स की हैं, फर्म से पैसा ड्रॉ कर लिया और हमने कहा कि हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये उसने एज अ पर्सन नहीं किया, एज अ पार्टनर किया है, इसलिए वो पीएनएल में नहीं आएगा, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। मतलब ये चारों चीज़ें आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं और ये सारी चीज़ें आपकी कौन से अकाउंट में आती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। तो इसमें सिर्फ सारे एक्सपेंस और इनकम आएंगे। कई बच्चे क्वेश्चन करते समय सोचते हैं मैम ड्राइंग्स इधर आएंगी, क्वेश्चन में ड्राइंग दी है, आईओडी नहीं दी है। तो अगर आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर नहीं दी है तो, अगर नहीं दी है तो मतलब डीड में भी नहीं है, और डीड में भी नहीं है, हमारे एक्ट में भी नहीं है, तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देते। ठीक है, तो आपने ड्राइंग्स नहीं लिखनी, क्योंकि ड्राइंग का नेचर होता है पर्सनल और इंटरेस्ट का नेचर होता है नॉमिनल, तो यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अगर उनमें से कोई सी भी ये चार चीजें दी है, क्योंकि इनको करने के बाद, ट्रीट करने के बाद हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्योंकि मैनेजर का कमीशन, जैसे अगर हमने मैनेजर को बोला है तो हम पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उस पर कमीशन देते हैं। मैनेजर को कमीशन को कैलकुलेट करने के भी दो रास्ते हैं।
10% ऑफ दिस प्रॉफिट, जैसे 50,000 लिखा है, एंड 10% ऑफ द प्रॉफिट, दिस की जगह द लिख देते हैं, 10% ऑफ द प्रॉफिट एंड 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो इस केस में तो क्या होगा, इसी प्रॉफिट, इसी की मैं दिस लिखना चाह रही थी, 50,000 का 10%, जो प्रॉफिट दिया है उसी का 10% निकालोगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि प्रॉफिट चार्ज करने के, कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका हम 10% देंगे। ठीक है, तो ये जो 50,000 है, अभी इसमें तो मैनेजर का कमीशन चार्ज नहीं हुआ है, तो अगर प्रॉफिट 100 है जिसपे हमें प्रॉफिट चार्ज करना है, तो ये वाला प्रॉफिट होगा 110, यानी कि 10% ऑफ 110, क्योंकि 50,000 110% है रिक्वायर्ड प्रॉफिट का, इसलिए हम 10/110 करेंगे। आफ्टर के केस में परसेंटेज प्लस हो जाती है। इफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, तो 50,000 का 5/105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना एक्चुअली में हमें प्रॉफिट निकालना है। जैसे मैनेजर का कमीशन है तो पहले हमें दोनों में से कोई सा भी केस हो, हमें अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो यूजुअली हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ होता है और अभी उसमें से मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ है, तो पहले आप मैनेजर का कमीशन माइनस करोगे। रीजन क्या है, क्योंकि हम तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं जिसमें ये ट्रांजैक्शन आती नहीं है और अभी इसको कंसीडर नहीं किया है, तो पहले आप मैनेजर का कमीशन माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना है, ठीक है, गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, इससे भी प्रॉफिट कम हो रहा है, हमें इंटरेस्ट देना है, हमने पार्टनर से लिया है। ठीक है, हमने पार्टनर से प्रॉपर्टी यूज करने के लिए ली है। ठीक है, अगर वो एज अ पार्टनर तो प्रॉपर्टी हमें दे देता, उसने एज अ पर्सन लिया है तो रेंट टू अ पार्टनर, ये भी चार्ज है इसलिए नहीं आएगा। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, ये तीनों माइनस हो रहे हैं क्योंकि ये तीनों एक्सपेंस है और ये हमारे लिए इनकम है। ये जो आता है वो होता है एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो सारे ट्रीटमेंट अब इसी पे होने वाले हैं। ये प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते हैं। सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, तो आप निकाल लोगे, इनके वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल दी है तो बस ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, ये ध्यान देना होता है इसमें। उसके बाद आता है सैलरी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे साल का। अगर सैलरी पर मंथ दी है तो इंटू 12 करोगे, पर क्वार्टर दी है तो इंटू 4 करोगे, ताकि वो पूरे साल में ना पर, और अगर पर एनम दी है तो एज इट इज लिखोगे। सपोज एक को सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पर पूरे साल की सैलरी आएगी टू कमीशन। सपोज हम बी को कोई कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कमीशन हम यहाँ लिखेंगे। हो सकता है हम सारा प्रॉफिट पार्टनर में नहीं बांटना चाहते, थोड़ा बचाना चाहते हैं, हालांकि वो एक्सपेंस नहीं है, लेकिन आपके इस प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है ना। डेबिट एक्सपेंस एंड क्रेडिट इनकम वाला लॉजिक लगाते हैं, तो सारे एक्सपेंस डेबिट में आ रहे हैं और कोई भी इनकम होगी तो आपके क्रेडिट में आएगी, है ना। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये क्रेडिट पे आएगी क्योंकि इससे फर्म के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और हमारी इनकम है। डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम, तो इस लॉजिक की वजह से हम इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। टू जर्नल रिजर्व, ठीक है, जर्नल रिजर्व से क्योंकि ये जो प्रॉफिट है अप्रोप्रिएशन का ये कम हो रहा है इसलिए ये इधर आ रहा है, ठीक है। ये तीनों एक्सपेंस हैं और ये प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट से इसे बना रहे हो, इसलिए इसको जो है P&L एप्रोप्रिएशन में जर्नल रिजर्व ऐसे एक लायबिलिटी होती है, ठीक है।
फिर जो प्रॉफिट बच जाता है क्रेडिट साइड के टोटल में से जो डेबिट साइड का टोटल करके जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, और लिखते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, ए और बी में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। तो ये तो हो गया पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो है सीख रखा है निकालना। सैलरी बताया ही है, ये तो मुश्किल नहीं है, इसकी कोई क्लास की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कमीशन और जर्नल रिजर्व ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैनेजर का कमीशन का मैंने बताया, इसी तरह से पार्टनर के कमीशन के भी केसेस होते हैं, ठीक है। अगर बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो ये वाला प्रॉफिट, ठीक है, सपोज ये सब प्लस माइनस करके 4 लाख आया है, तो आप निकालोगे 4 लाख का 10%, ठीक है। तो ये तो हो गया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। एक दे रखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, सच कमीशन। तो बेटा अकाउंट्स में जैसे अभी जो लॉजिक आपने यहाँ लगाया वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। मैंने 10% लिया है तो इसलिए 10/110, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 110% ऑफ द रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, इसमें 10% का पार्टनर का कमीशन इसमें अभी इंक्लूडेड है। तो ये 100% प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 100 नहीं लेंगे, ठीक है। फिर होता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है तो फिर ये जो आया इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसका आप निकालोगे 10/110, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट मैनेजर के पार्टनर के कमीशन को निकालने के बाद आएगा। तो वो हमेशा आफ्टर का ही केस है, चाहे उसने लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये आपका होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको पढ़ना होता है नेट प्रॉफिट पे निकालना है या डिविजिबल प्रॉफिट पे। एक और होता है, वो सबसे आसान होता है, 10% ऑफ नेट सेल्स या टर्नओवर। तो आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स या टर्नओवर गिवन होगा। टर्नओवर मींस भी वही होता है कि आप कितना रॉ मटेरियल को टर्नओवर सेल्स में टर्नओवर कर रहे हो, ठीक है, अपने कॉस्ट को सेल्स में टर्नओवर कर रहे हो, तो उसका 10%। इसमें आफ्टर और बिफोर वाली कोई कंडीशन नहीं है। तो ये तो हो गया पार्टनर का कमीशन का कैलकुलेशन। इसके अलावा इसमें कोई और केस नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे केसेस होते हैं, आपको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। टीएस के क्वेश्चन करके रखो, जो बच्चे और अच्छा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, डी के गोयल के क्वेश्चन करके रखो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछो, ठीक है। जर्नल रिजर्व के लिए भी केसेस होते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ में आया तो फिर आप जर्नल रिजर्व की कैलकुलेशंस को भी समझ सकते हो। जर्नल रिजर्व को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब यही एक्चुअल नेट प्रॉफिट। ये याद रखना कि कुछ भी प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वहां से P&L एप्रोप्रिएशन शुरू होता है। देखो मैंने यहाँ पे 2 और इधर मैंने बाय लिखा है, इनको मैंने माइनस प्लस किया है। क्यों? क्योंकि वो P&L अभी बताया ना, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते, तो इनके ट्रीटमेंट के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। और P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट आता है? जो सारे चार्ज को ट्रीट करने के बाद आया है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ, और फिर यहाँ से वो ट्रांजैक्शन शुरू होंगी जो हमें अपने पार्टनर को एज अ पार्टनर देनी है, या हमें अपने पार्टनर से एज अ पार्टनर लेनी है, ठीक है। तो अगर नेट प्रॉफिट बोला है, नेट प्रॉफिट जैसे मेरा 4 लाख है तो 4 लाख का 10% हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे चलो एक रैंडम फिगर ले लेते हैं, ये 4 लाख आया, आईओडी आ रही है 10,000 और 5,000 15,000, बी की सैलरी है 25,000, इसका कमीशन चलो नेट प्रॉफिट का था 10%, तो हमने 40,000 ले लिया। नेट प्रॉफिट 4 लाख का 10%। और आपका जो है
30,000 और 20,000 IOC आई है, ये हो गया 50,000। ठीक है, ये कैलकुलेट करना आपको खुद ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 लाख है, तो इस साइड का टोटल हो गया 4,15,000। उसमें से माइनस करेंगे 90, 115। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो आ रहा है 415 में से 115 अगर हमने माइनस किए, हाँ, तो 3 लाख। ठीक है, तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब आप निकालोगे 4 लाख माइनस सारे एक्सपेंस 4,15,000, सॉरी, क्योंकि IOD भी लेंगे ना, प्लस करेंगे। ठीक है, 4,15,000 माइनस 1,15,000, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया इनटू उसका 10%। ठीक है, थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन है बुक में ऐसा, TSK। ठीक है, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब इन दोनों में फर्क है, इसमें डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है, इसमें नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है। तो जैसे आपका डिविजिबल प्रॉफिट तो कितना आ रहा है 3 लाख, लेकिन वो नेट नहीं है, जर्नल रिजर्व माइनस करके जो बचेगा वो नेट है। तो ये भी अगेन आफ्टर वाला केस हो गया बेटा। तो जो 3 लाख है ये 100% प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें 10% का जर्नल रिजर्व इंक्लूडेड है, यानी ये प्रॉफिट 110% है, इसलिए हम 10% ऑफ 110 लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम P&L एप्रोप्रिएशंस के सारे जो आइटम्स जो P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं वो कर चुके हैं। ठीक है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। लेकिन अगर पार्टनर के बीच में डीड नहीं है तो फिर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चार्ज होगा। अगर क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन है तो वो तो इसके लिए डीड की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो बाहर का बंदा है। रेंट हुआ पार्टनर, अगर प्रॉपर्टी में रेंट है और रेंट की फिर बात की है तो ही आएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि डीड नहीं है। तो हमारे एक्ट में लिखा नहीं है कि अगर हम किसी पार्टनर को जो है लोन देते हैं तो हम उससे इंटरेस्ट की डिमांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो फिर हम उससे वो नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि डीड नहीं है तो हम नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम नहीं देंगे क्योंकि डीड नहीं है। सैलरी भी किसी पार्टनर को सैलरी चाहिए तो उसे डीड बनानी चाहिए थी, तो हम नहीं देंगे। किसी को कमीशन चाहिए था तो डीड बनानी चाहिए थी। जर्नल रिजर्व अगर आप बनाना चाहते हो तो ये लिखा होना चाहिए, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो जर्नल रिजर्व भी नहीं करेंगे। और जो ये प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कितना हो गया आपका 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख का प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और सॉरी इक्वली डिवाइड करेंगे तो 2-2 लाख आएगा ना, तो ये टोटल आ गया 4 लाख। तो जब पार्टनर के बीच में डीड नहीं होगी तो किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट और 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। तो जब डीड नहीं होगी तो यही 2 चीजें उस पार्टनर को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और केस होता है, वो थोड़ा टफ होता है, उसको क्वेश्चंस ही कराने पड़ेंगे नेक्स्ट। उसमें मैं आपको टफ क्वेश्चन जो P&L एप्रोप्रिएशन के हैं वो कराऊंगी। जब आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो तब हम क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी मैंने इसीलिए नहीं कराया था क्योंकि उसके लिए पहले P&L एप्रोप्रिएशन हमें पता होना चाहिए था। वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा।